Hello friends, I am Vinay. Welcome to my YouTube channel Vedic Study Academy. आइए स्टार्ट करते हैं 10 MCQs पॉलिटी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, एसके धर आयोग ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया की समिति ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन सी, फजल अली आयोग ने भारत में राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार को स्वीकार कर लिया। ऑप्शन डी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो इसमें से बताना ही है आप लोगों को कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जून 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की एवं भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बदले प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। और इसमें स्वीकृति उन्होंने भाषाई आधार पर नहीं दी थी, उन्होंने प्रशासनिक आधार पर दी थी। इसलिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी ये कथन असत्य है। बाकी कथन सत्य है। किस प्रकार से देखिए, दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया यानी इनके नाम के आगे के लेटर को लेते हुए JVP समिति बनाई गई थी। इनको मिलाकर एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया था। समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की और भारत में राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया। फिर आगे दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसके 2 सदस्य AM परिक्कर एवं HN कुंजरू, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। यानी इन्होंने उनकी ये बात भाषाई आधार पर गठन की बात मान ली थी। अगला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम एवं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया। भाषाई आधार पर वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तेलुगु भाषाई क्षेत्रों को लेकर मद्रास में एक लंबा आंदोलन चला। इस आंदोलन में 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात एक कांग्रेसी नेता पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया। परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। दूसरा है, भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया है। तो ये दोनों कथन क्या है? सत्य है, यानी एक और दोनों दोनों कथन सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में फेडरेशन संघात्मक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों के संघ की बात की गई, शब्द का प्रयोग किया गया। हमारा संविधान किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका का संविधान है। हमारे संविधान में किसी भी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। हमारा देश विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, जबकि अमेरिका अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। भारतीय संविधान के पहले भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है एवं पहले अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य एवं इसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, नए राज्यों के निर्माण संबंधी, यानी ऑप्शन ए, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। ऑप्शन बी, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किए जा सकते जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया हो जिसके क्षेत्र, नाम एवं सीमा पर प्रभाव पड़ता हो है। संसद संविधान के अगला है, संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में उल्लिखित प्रावधानों में बदलाव के लिए संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करता है तो इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। ऑप्शन डी है, भारत किसी दूसरे देश को अपना भूभाग देता है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, यानी कथन सी क्यों गलत है? क्योंकि संसद संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में दिए गए प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए संविधान के अनुसूची 1
और 4 में कोई संशोधन या परिवर्तन करता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद संविधान के अनुच्छेद 2 या 3 से संबंधित विधेयक साधारण बहुमत एवं सामान्य विधायी प्रक्रिया के तहत पारित करता है, यानी संशोधन ये नहीं माना जाएगा यहाँ। और वहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उन्होंने बोला है कि इसको संशोधन माना जाएगा। बाकी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इससे, और सारे जैसे कि ये जो हमारा 100वां संशोधन हुआ था उसमें भारत और बांग्लादेश के बीच जो इनक्लेव्स की प्रॉब्लम थी वो हल हो गई थी, यानी कुछ इनक्लेव भारत में थे और कुछ, मैं इनक्लेव के ऊपर एक लेक्चर चलाऊंगा अच्छे से, जिससे आपको इनक्लेव का मीन्स समझ में आ जाएगा, क्या रूल्स थे इनके लिए। और क्योंकि मैंने उस एरिया को मतलब देखा हुआ है और मैं गया हूँ वहाँ पर, तो मैं अच्छे तरह से उसका एक लेक्चर तैयार करूँगा, जिससे कि आपको अच्छे से इनक्लेव का मीन्स मतलब पता चल जाएगा क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम थी और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो गई इनका बंटवारा, यानी एक दूसरे को सौंप देने से। तो ये पहले भी हो चुका था, जैसे कि ये इससे पहले यदि भारत दूसरे देश को, जैसे पॉइंट देखिए, यदि भारत दूसरे देश को अपना भूभाग सौंपता है, जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान को जैसे सौंपा था उन्होंने, जैसे कि 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा भारत ने अपना क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित किया था। और 100वें संविधान यानी 100वें संविधान द्वारा इन्होंने बांग्लादेश, और जैसे कि बांग्लादेश, भारत के पास 111 इनक्लेव जो कि कहाँ पर थे, वो बांग्लादेश के एरिया में आ जाते थे, और 51 इनक्लेव बांग्लादेश के हमारे एरिया में आ जाते थे। तो उनका शासन करना, उनके पुलिस कार्रवाई वगैरह बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम होती थी, जिससे ये आदान प्रदान कर देने से उन सभी समस्याओं का समाधान हो गया। भारत एवं अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय 1969। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, यानी इनके इनके कालक्रम को बताना है आपको कि कौन सा किस राज्य का पहले गठन हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जितने यहाँ पर दिए हैं राज्य, उनमें महाराष्ट्र का गठन पहले हुआ था। क्योंकि महाराष्ट्र भी, यानी विकल्प बी सही है, फर्स्ट नंबर पे होगा, क्योंकि महाराष्ट्र वर्ष 1960 में, महाराष्ट्र वर्ष 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात का राज्यों का गठन हुआ था। सी। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ। हरियाणा 1966 में, पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, सिक्किम 1974 और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड सन 2000 में। और तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया। वर्तमान में भारत में 29 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी ये संख्या आपको चेंज करने की जरूरत है। इसमें क्या चेंज हो जाएगा, अभी हमारे पास टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, मतलब राज्य, क्योंकि के जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसके 2 भाग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ पर हमारा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दादर एवं नागर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था। पांडिचेरी पुर्तगाल के अधीन था। पांडिचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है। ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी, डी, आपको इसमें से सही करना है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। इसमें बताना क्या था, कौन से कथन सही है। केवल 1, दादर एवं नगर हवेली में फ्रांसीसियों का शासन था, क्योंकि कथन 3 सही है। पांडिचेरी 3 राज्यों में स्थित है।
क्योंकि पांडिचेरी 3 राज्यों में अवस्थित है, तमिलनाडु, कराईकली और पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, एनम, केरल, माहे, दादर नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाल के अधीन था, न कि फ्रांसीसियों के अधीन। तो यहाँ पर इन्होंने उल्टा कर दिया है, यहाँ पर पुर्तगाल होना चाहिए, ये गलत है, और यहाँ पर फ्रांसीसी होने चाहिए। पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था, न कि पुर्तगाल के अधीन। गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल का आधिपत्य था, और पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी तीनों राज्यों में अवस्थित है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही है, ये गलत तक गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सी सही है। यहाँ पर भी गलत हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व भारतीय राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को निम्नलिखित में से किस समूह या भाग में रखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, भाग घ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भाग घ में रखा गया। भाग घ में केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ही शामिल किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम एवं 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग क ख के राज्यों के बीच की दूरी समाप्त कर दी गई, भाग ग को समाप्त कर दिया गया। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस विषय में निम्नलिखित से कौन से कथन सही नहीं है? भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व है। इसमें विदेशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। कोई कहीं का किसी का कोई प्रभाव नहीं है भारतीय संविधान के ऊपर, और बाकी जो चीजें हैं वो सही है, क्योंकि 35 का मैं पहले ही बता चुका, 1935 का लगभग 80-90% भाग डायरेक्टली उठा के हमारे ऐड कर दिया गया है जो करंट में संविधान है। भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। भारत संविधान के विस्तृत होने के पीछे निम्नलिखित कारण जिम्मेदार है। भारत का विस्तार और विविधता, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, क्योंकि यह अधिनियम बहुत अधिक विस्तृत था। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की शासन प्रणाली संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है, यानी मिला जुला है बोलना है। दूसरा कथन है अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है। और तीसरा है कथन संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। तो इसका सही आंसर के कौन सा कथन सही है? तो इसके सही कथन जो है केवल 3 नंबर, ये सही है, बाकी कथन गलत है। देखिए किस प्रकार कथन 1 और 2 सत्य नहीं है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के समान, यानी उनका जो है उसी को अपनाया गया है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं एवं मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायी का सिद्धांत पाया जाता है। इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। आध्यात्मिक शासन प्रणाली अमेरिका से अपनाई गई है। इस शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका का होना है। इसमें राज्य एवं सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक के आधार पर करता है। इस प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का अधिकार एवं क्षेत्र अलग अलग होता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और इससे पहले राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9। गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी ऑप्शन ए ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। ऑप्शन बी गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। ऑप्शन सी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से कोई कथन गलत नहीं है।
गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसमें असत्य पूछा था, तो इसमें से कोई असत्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। कैसे, देखिए, भारत में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, इसलिए भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। यानी क्योंकि जो एमपी जनता चुनती है वही वोटिंग करते हैं इसमें, तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से हो गया कि जनता के द्वारा ही राष्ट्रपति चुना जा रहा है। भारत एवं अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन लोकतांत्रिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में राजतंत्र को अपनाया गया, वहाँ राज्य का प्रमुख सम्राट महारानी होता है, जिसका चयन वंशानुगत विधि से किया जाता है। अब ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन 10, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आप प्रस्तावना अगर याद है आपको, तो आप उसी से भी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। आपको पूरा अगर याद है तो आपका, जैसे हम भारत के लोग भारत के लिए बोलते हैं ना, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसको समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु विचार, अभिव्यक्ति, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करने के लिए, ऐसे करके आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मुझे पूरा याद है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी जनता। हम भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। भारत में राज सत्ता जनता में निहित होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये मैं डेली करता रहूँगा, और फिर इससे जो इम्पोर्टेंट, यानी मेरे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस वगैरह के भी एमसीक्यूज लेके आता रहूँगा, क्योंकि जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।